नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न। पहला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे टीकाकरण से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? दोस्तों टीकाकरण से संबंधित है, वैक्सीनेशन से संबंधित है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। यह तारीख को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को। दोस्तों किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे टीकाकरण से। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य से तात्पर्य है दोस्तों प्रमाण। बताने कि सूती वस्त्र के प्रमाण कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो में दोस्तों सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रमाण मिले हैं। सूती वस्त्र के कहां पर? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहां स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा में। ऑप्शन सी मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहां स्थित है दोस्तों? किस राज्य में? तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बताने है कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संकुचित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है? तो आप लोग याद रखेंगे एम्पियर घंटा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एम्पियर घंटा दोस्तों बैटरी की कैपेसिटी को व्यक्त करता है। बैटरी की कैपेसिटी व्यक्त करता है एम्पियर घंटा, बैटरी की क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एसी परिपथ में धारा की दिशा किस प्रकार की होती है? दोस्तों बतानी है कि एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट किस प्रकार की, इसमें किस प्रकार की दोस्तों धारा होती है? परिपथ में धारा की दिशा किस प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे एसी परिपथ में धारा की दिशा पल पल बदलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट में, अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है दोस्तों? इसका जो डायरेक्शन है पल पल बदलते रहता है, तभी दोस्तों इसे अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे कि अल्टरनेटिव करंट में यानी कि एसी करंट में दोस्तों जो करंट होता है इस तरह से फ्लो करता है। आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से फ्लो करता है, यानी कि अल्टरनेट होकर के क्या करता है? फ्लो करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पल पल बदलती रहती है, अल्टरनेट होती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जी हाँ दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि एसी परिपथ में जो धारा की दिशा होती है पल पल बदलते रहती है, इसलिए दोस्तों इसे अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पल पल बदलते रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दोस्तों बताने कि ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे पोलैंड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में है? पोलैंड में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप सभी क्या करेंगे? स्टार मार्क कर लेंगे। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जीन। ऑप्शन डी दोस्तों, डीएनए का एक भाग है जीन, क्या करता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। आप सभी याद रखेंगे प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? दोस्तों बताने कि भारत का सबसे नवीनतम पर्वत अर्थात सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे हिमालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है?
दोस्तों बताने कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे दुबई में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, दुबई शहर में है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना आप लोग बिल्कुल ना भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। दोस्तों बताने कि मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे केरल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है मुख्यतः, तो आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह कहां होता है। दोस्तों पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, बताने कि कैबेज में जो खाद्य पदार्थ यानी जो हम लोग उसका भाग खाते हैं वो कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखेंगे पत्ता में यानी कि लीफ में। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ पत्ता में संग्रह रहता है। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गहराई बढ़ने से स्थित द्रव में दाब। दोस्तों बताने हैं कि जब गहराई बढ़ती है तो स्थित द्रव में दाब क्या होता है, आप लोग याद रखेंगे बढ़ता है। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होते हैं। दोस्तों बताने हैं कि वाइस प्रेसिडेंट किस सदन के सदस्य होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे राज्यसभा के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे राज्यसभा के। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राज्यसभा जो है यह उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है, उच्च सदन होता है। आप लोग एक और फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों, जो राज्यसभा होता है इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कुल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। दोस्तों आप सभी याद रखेंगे कितने वर्षों का, 6 वर्षों का। और इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। ये बाकी पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं, तो दोस्तों राज्यसभा के। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY की टैगलाइन क्या है। दोस्तों बताने कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो टैगलाइन है वह है दोस्तों स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी टैगलाइन क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। आप सभी को दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों यह योजना 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी टैगलाइन क्या है, टैगलाइन है दोस्तों स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया यह योजना है, 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था दोस्तों, उद्देश्य है गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देना। इसका उद्देश्य है किसका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या उद्देश्य है, प्रत्येक गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देना। और इसका टैगलाइन क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मई 2016 को। आप सभी याद रखेंगे, सारे फैक्ट्स को सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों बताने कि हमारे अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। और सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग याद रखेंगे यकृत। दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर, और सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पताल भुवनेश्वर क्या है। दोस्तों बताने हैं कि पताल भुवनेश्वर क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे पताल भुवनेश्वर दोस्तों एक ताल है। ताल से आप लोग याद रखेंगे झील। ताल से क्या तात्पर्य है, झील। तो पताल भुवनेश्वर क्या है दोस्तों, एक झील है। किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में। यह भी आप लोग याद रखेंगे। यानी कि पताल भुवनेश्वर क्या है, झील है।
किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भुवनेश्वर से आप सभी उड़ीसा कंफ्यूज नहीं होंगे। भुवनेश्वर से इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ीसा में है, ये नाम है पताल भुवनेश्वर। क्या है? एक ताल है, ताल अर्थात झील है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नमामि बराक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि नमामि बराक उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है, तो आप लोग याद रखेंगे असम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नमामि बराक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताने कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार, तो आप लोग याद रखेंगे आशापूर्ण देवी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आशापूर्ण देवी दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार थी। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन ए आशापूर्ण देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों बताने कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो आप लोग याद रखेंगे मिस्र की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मुखबरात किस देश की दोस्तों इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो आप लोग याद रखेंगे मिस्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। बताने कि हमारे शरीर का सबसे बिजिएस्ट अंग कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे हृदय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हृदय यानी कि हार्ट सबसे बिजी रहने वाला अंग है दोस्तों, सबसे व्यस्ततम अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओंग जनजाति के लोग निवास करते हैं। दोस्तों बताने कि ओंग जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जी हाँ दोस्तों, ओंग जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी याद रखेंगे ओंग जनजाति यहीं पर निवास करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों बताने कि मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो आप लोग याद रखेंगे सन्निधाता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। सन्निधाता, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों बताने कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना। जी हाँ दोस्तों, सौभाग्य योजना के अंतर्गत क्या है दोस्तों? गरीब परिवारों को निःशुल्क यानी कि मुफ्त में विद्युत कनेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना, गरीब परिवारों को मुफ्त में। इसकी शुरुआत आप लोग याद रखेंगे सितंबर 2017 में हुई थी दोस्तों। सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2017 में। इसका क्या क्या उद्देश्य है? तो गरीब परिवारों को निःशुल्क यानी कि मुफ्त में विद्युत कनेक्शन देना। आप सभी याद रखेंगे सौभाग्य योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन में महात्मा गांधी किस आंदोलन में सॉरी दोस्तों यहाँ पे किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में अपनाया? दोस्तों बताने हैं कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में अपनाया, तो आप लोग याद रखेंगे अहमदाबाद आंदोलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अहमदाबाद आंदोलन जो कि दोस्तों 1918 ईस्वी में हुआ था। आप सभी याद रखेंगे अहमदाबाद आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। और इसी आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। आप सभी याद रखेंगे अहमदाबाद आंदोलन। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हॉकी से संबंधित नहीं है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सी नेशनल कंपटीशन हॉकी से रिलेटेड नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे ईरानी कप। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ईरानी कप दोस्तों क्या है? यह हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। ईरानी कप किससे है? क्रिकेट से है। तो अतः हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी तीनों कंपटीशन दोस्तों, बाकी तीनों प्रतियोगिता आगा खां कप,
ध्यानचंद ट्रॉफी और मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये तीनों हॉकी खेल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों ईरानी कप हॉकी खेल से संबंधित नहीं है, किससे है? तो दोस्तों यह क्रिकेट से है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों में यूरिक एसिड का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों बतानी है कि जीव में यूरिक एसिड कहाँ पर बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे एमिनो एसिड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यूरिक एसिड का निर्माण कहाँ होता है? एमिनो एसिड में। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीणा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों बतानी है कि मीणा जनजाति यह किस राज्य में निवास करती है। तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। मीणा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राजस्थान में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंबलडन, जी हाँ दोस्तों, विंबलडन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे लॉन टेनिस से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विंबलडन स्थान किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे लॉन टेनिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन, इसका नेतृत्व किस महान व्यक्ति ने की थी दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री थे। आप सभी याद रखेंगे बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेराम्बूर तमिलनाडु स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस देश पर आधारित है? दोस्तों बतानी है कि पेराम्बूर जो कि तमिलनाडु में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यहां पर जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है किस देश पर आधारित है? तो आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पेराम्बूर तमिलनाडु स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस देश पर आधारित है? तो आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड देश पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।